थोड़ा सा। देखो, जहाँ तक रोहतक की बात है, जिस रोहतक को देश और विश्व में विकास की एक पहचान दिलाने के लिए दिन रात हमने सबने मिलकर 38 स्थान आ गए। मेहनत करी थी, प्रयास किए थे और रोहतक का नक्शा बदला था। रोहतक में एक चमक आई थी और पूरी भाजपा पूरी एक मिनट रुको ना। पूरी भाजपा, जब हमारी सरकार थी तब पूरी भाजपा हम पे केवल एक ही निशाना साधती थी, दूसरा कोई निशाना नहीं था। आप 2014 तक के अखबार उठा के देख लो, एक ही निशाना था कि रोहतक में काम किया। और हम कहते थे दिल्ली के एक तरफ फरीदाबाद गुड़गांव, एक तरफ रोहतक है, तो रोहतक को भी अवसर मिले विश्व स्तरीय विकास के रास्ते पे पहुंचने का। लेकिन उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो अपने अहम को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। काम किया नहीं, काम बिगाड़ा। मैं से केवल एक उदाहरण देता हूँ, ये जो हमारा जो रेल की लाइन, जो इसको रेल की लाइन को बाहर लेके जाने का, रेलवे बाईपास का जो पहला प्रोजेक्ट देश में रोहतक में मंजूर हुआ था, पैसे लेके आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। उसका पुराने ITI ग्राउंड पे जो है, जहाँ ढींगरा वहाँ पे हमारा आज के दिन कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर हमने फाउंडेशन स्टोन रखवाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्योंकि पिछली वो है, ये नहीं देखा कि रोहतक की बधाई किसमें, रोहतक की अगली हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर अगली पीढ़ियाँ अगर विश्व स्तरीय रोहतक के अंदर विकास होगा तो कम से कम हमारे अगली पीढ़ियों को तो उसका लाभ हो, वो नहीं देखा गया। अपनी राजनीति देखी। और ये रेलवे ट्रैक सही है यार, वो उस पे अलग आपको पता है, अगर आप तो जान के पूछ रहे हो। नहीं, सही है गलत है? मुझे आपका भी पता है, तो आप बीजेपी का हूँ ना, मुझे आपका भी पता है। चलो, कोई बात नहीं। अब ये बताओ सही है? ऐसा है, जहाँ तक रेलवे की बात है, सबको पता है, मुझसे सारे शहर को पता है कि उसमें क्या सही था। और अब जो हुआ वो उसी तरीके से किला रोड का भी मामला है। अच्छा, किला रोड में जो मैंने जैसे मांग करी, अंडरग्राउंड बिजली की तारें अंडरग्राउंड होनी चाहिए। जो पूरे शहर के लिए प्रोजेक्ट था हमारा, वो 14 से रुका हुआ है, वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए। किला रोड की जो है कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स। दूसरा जो हमारी पार्किंग है, जो हमारे समय में बनी थी, तो 11 साल से उद्घाटन नहीं हुआ उसका। आज उसकी स्थिति दर्जर हो रही है। उसकी पार्किंग व्यवस्था को दोबारा से, उस बिल्डिंग को दोबारा शुरू करा जाए। तीसरा, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं किला रोड में, आज रोड की हालात देखो, आज सीवरेज की हालात देखो। आज जो यहाँ पर एक अपना जो बस्ती है पीछे, धानक बस्ती है पीछे, उसमें आज क्या स्थिति बनी हुई है वो आप देखो। तो ये सारा किला रोड को एक जो है युद्ध स्तर पर दोबारा से किला रोड को रेनोवेशन की और इसके विकास में आगे लेके जाने की जरूरत है। जरूरत तो इन चीज़ों की थी, मगर हो गया दूसरा। देखो, एक और अपना, बाकी आप पूछ लेना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इशू जो आपके बीच में मैं उठाना चाह रहा था कि हरियाणा में आपने देखा एक बहुत बड़ा BPL कार्ड घोटाला सामने आया। BPL कार्ड घोटाला, इसमें पिछले 3 महीने में हरियाणा में 6,36,000 परिवारों के BPL कार्ड काट दिए गए हैं। यानी कि 25,44,000 परिवारों, 25 लाख लोगों को, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 3 महीने में 6,36,000 परिवारों के काटे गए हैं। यानी कि 25 लाख के करीब 25,40,000 लोगों के BPL कार्ड काट दिए गए। इससे पूर्व इलेक्शन वाले साल में BPL की संख्या हरियाणा में 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख कर दी गई थी। BPL की संख्या हरियाणा में परिवारों की, जो कि देश में सबसे ज़्यादा गरीबी स्तर से नीचे हरियाणा आ गया था। 75% लोग गरीबी स्तर के नीचे आ गए। यानी कि कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया गया। उस समय ऐसे बहुत लोगों के कार्ड बनाए गए जिनके पात्र जो नहीं थे उन BPL की सुविधाओं के, लेकिन कार्ड बनाए गए। अब ऐसे लोगों के काटे जा रहे हैं आनन फानन में, जो सही में जिनके नहीं कटने चाहिए, ऐसे लोगों के कार्ड काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि भी ये कहूँगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में कुल 7 लाख लोगों के BPL कार्ड बने, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले। यानी कि लगभग 30 लाख लोगों के कार्ड बने BPL श्रेणी में 30 लाख लोग आए, उनको कहीं ना कहीं ये प्रलोभन दिया गया। और उसके बाद अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो 30 लाख में से 25 लाख से ज़्यादा लोगों के कार्ड पिछले 3 महीने में कार्ड दिए गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को भी ये संज्ञान लेने की जरूरत है कि एक झूठा वायदा एक अलग है, लेकिन लिखित में झूठा वायदा यानी कि BPL कार्ड बनवाना
और कहना सारी सुविधाएं मिलेंगी और उसके बाद उसको काट देना। सुविधा काम लीजिए 40 और उसको काट देना। ये मैं समझता हूँ कि ये भाजपा की जो केवल सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता के लिए शाम दाम धन भेद झूठ फूट लूट का सहयोग लेंगे, मैं किसी तरह सत्ता पे काबिज रहेंगे और लोगों को भूल जाएंगे। उस तरह की राजनीति का ये बीपीएल कार्ड घोटाला जो हरियाणा में आया है, ये एक ज्वलंत उदाहरण है उस तरह की राजनीति का। और ये हमारे आज प्रेस नोट में इसके इसके साथ ये जो है आंकड़ा आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। नहीं, मगर आप एक बात बताओ, एक बात 45 करोड़ हो गया। नहीं, आप इसमें थोड़ा सा बताना, आमदनी बढ़ी होगी तो क्या आमदनी इस चुनाव के बाद ही बढ़ी है? और क्या लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले कि जो 6 महीने का 5 महीने का समय था, क्या उन 5 महीने में देश में सबसे ज्यादा आमदनी हरियाणा में गिरी एकदम से कि 30 लाख लोग बीपीएल में आ गए? उन 6 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले मैंने कहा 30 लाख लोगों बीपीएल में आ गए। तो वो 5 महीने में इतनी तेजी से रिकॉर्ड आमदनी में गिरावट और देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब, अफ्रीकन देशों से भी ज़्यादा गरीबी की परिस्थिति में 75% गरीबी की रेखा के नीचे हरियाणा वासी जो आए, वो क्या वो 2024 के चुनाव से पहले ही कैसे आए? तो कहने का मतलब है, यानी कि स्पष्ट है, जो समझदार है इस बात को समझेंगे, जो पात्र नहीं थे बहुत से लोगों को इंक्लूड किया गया। और अब क्योंकि जल्दबाजी में सरकार के पास इतना वित्तीय प्रबंध नहीं है कि सबके लिए वो सारी योजनाओं को लागू कर सके, इसीलिए सरकार अब आनन फानन में काट रही है और बहुत से जो जायज़ लोग हैं, जो जायज़ पात्र, जो बीपीएल के हकदार लोग हैं, उनके कार्ड काटे जा रहे हैं। तो ये दोहरा नुकसान अपनी राजनीति के लिए हरियाणा वासियों का बीपीएल कार्ड घोटाले के माध्यम से सरकार ने किया है। ये बीपीएल कार्ड घोटाला एक बड़ा घोटाला है। आज बीपीएल के नाम पे जनता को ठगा है, कल किसी और नाम पे ठगेंगे और ठगने का ही इनका काम है। तो लेकिन विपक्ष की तरह, विपक्ष की जिम्मेदारी के रूप में हम ये सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। बिहार में आपने कहा कि जिस तरह से वोट, जब भी वोट का चुनाव होता है तो ये लोग कुछ ना कुछ प्रलोभन करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। बिहार में चुनाव है, क्या बिहार में भी इस तरह का कुछ? और वो कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या बंगाली है, वो बंगाल देश से आए हैं, वो इसमें आए थे, उनको नाम कटेगा। देखिए, ये जो ये कहा गया है कि पिछले चंद वर्षों में बिहार में, जब से 4-5 साल पहले रोहिंग्या की समस्या शुरू हुई, तो इन पिछले 5-10 साल में बिहार में बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ गए। मैं मानता हूं कि इस विषय पे कोई अगर जिम्मेदार है तो बिहार में जो 25 साल से सरकार है एनडीए की, बीच में थोड़ा टाइम 1-2 साल बदली थी, 25 साल जो भाजपा की सरकार है और 11 साल से देश में जो सरकार है, पिछले 5 साल में अगर कोई विदेशी आया है तो ये कौन सी सरकार है? पहले क्यों नहीं आते थे विदेशी, अब क्यों आए? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए रक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाए कि सीमाओं से आ रहे हैं, या गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाए, या प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, या देश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि सारे के सारे जो ये मैंने लोग बताए जिनकी जिम्मेदारी बनती है, सारे के सारे हैं भाजपा के, सारे के सारे भाजपा के हैं। पहले क्यों नहीं थी समस्या? क्योंकि मजबूत फौज बॉर्डर पे तैनात थी, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, और कोई अंदर आता था तो वहाँ बांग्लादेश में ढाका घुसकर वार करने की क्षमता हिंदुस्तान की थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की क्षमता थी हिंदुस्तान की। और अब आ रहे हैं और 25-25 साल से सरकार में है और उसके बाद भी रोना खत्म नहीं, खुद की कमी की वजह से आ रहे हैं।